तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 200 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस हिंट को फॉलो करते एक बालकनी पे आ चुका होता है और वहाँ पे उसने प्रैक्टिस भी की होती है, लेकिन अभी के दरमियान वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदे के सामने करीब 10 अनडाइंग बैंक और कई सारे सेक्टर लॉर्ड उसके सामने झुके होते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं ट्रू यान एम्पर होते हैं, जो कि लू फेंग को वो सारी चीज़ें हिंट बताए होते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो लू फेंग उसने अपने फ्लोटिंग ब्लड मैनुअल को नहीं खरीदा और यहाँ पे उसे अपने एआई से पता चलता है कि वो एक मेंबर है एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन का और उसके पास 10,000 पॉइंट्स थे। और अब फिर वो अपने एआई से पूछता है कि आखिर उसने अपने उस 10,000 पॉइंट्स का क्या किया। तो यहाँ पे उस एआई ने कहा कि उसने अपने सारे 10,000 पॉइंट्स को यूज अप कर लिया है, जिसे सुनकर तो ट्रू यान भी स्पीचलेस हो जाता कि आखिर वो क्या कहे। और अब फिर हमें ट्रू यान एम्पर को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि क्या उसने अपने लिए इल्यूजनिंग मैनुअल खरीदा है, आखिर उसे इसके लिए ज़रूरत ही क्या थी। उसकी करंट स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको ये खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे बाकी सारे बेसिक टेक्निक्स को खरीदना चाहिए जो कि उसके लिए सिटेबल हो। ये बंदा ये तो अपने सारे पॉइंट्स को ऐसे ही उड़ा ले गया। और अब फिर ट्रू यान भी कहता कि ये कितना ट्रबलसम है। और अभी के दरमियान हमें वो कहता कि मैं उसका कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, जबकि उसने अपने सारे पॉइंट्स को जाया कर दिया है और अब की मर्तबा तो मेरी उससे उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर लू फेंग के पास सारी चीजें होती तो उसे वो अपने सेट के अंदर लेना चाहता था, लेकिन देखा कि लू फेंग इतनी बेवकूफ़ी कर रहा है तो उसने भी लू फेंग से अपना पीछा छुड़ाना ही सही समझा। और अभी की मर्तबा वो कहता है कि उसने जो गलती की है उसे आगे चलकर पछतावा होना ही चाहिए। और अब फिर उसने अपना सारा अटेंशन छोड़ दिया होता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक सेवरल वॉरियर्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे लू फेंग फिर उन सबको फॉलो करते करते एक प्राइमरी केओस सिटी की तरफ बढ़ चलता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पे स्टोन टैबलेट कहाँ है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने कंटिन्यूअस वॉल होती है, जो कि हमेशा के लिए होती है, ऐसा मानो कि खत्म ही ना हो। और उन सभी वॉल्स पे केओस एनर्जी होती है, लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग को एक ह्यूज स्टोन टैबलेट मिलता है, जहाँ पे कई सारी यूनिवर्सल लैंग्वेज में वहाँ पे कुछ लिखे हुए होते हैं। और वहाँ पे टॉप पे लिखे होते हैं 3 ट्रेजर ऑफ प्राइमरी केओस सिटी, जिसे देखकर लू फेंग की आंखें चमक उठती है। और अभी के दरमियान वो प्राइमर केओस स्पिरिट होता है। हमें बताया जाता है कि प्राइमर केओस स्पिरिट उसको कहते हैं कि ये प्राइमर स्टेट में मौजूद है और ये एक पेक्यूलियर बीइंग है। एक पेक्यूलियर बीइंग जैसा ही इसका अपीयरेंस होता है, वो प्राइमर केओस बीस्ट कहलाते हैं। जैसे कि अर्थ पे बीस्ट होते हैं वैसे भी यहाँ पे भी बीस्ट मौजूद है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग मानी जाती है और उन सबके पास डिफरेंट ओरिजिन लॉ भी होती है। रवि के मर्तबा ऐसे कई सारे बीस्ट और भी थे। और अब फिर हमें उनके बारे में और बताया जाता है कि एक प्राइमर केओस बीस्ट को मारने पे उनके बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ केओस एनर्जी और डार्क ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है, जिनमें कि वो डार्क ग्रीन लाइट उनके कोर लाइट होते हैं। वहीं पे उनमें कोई सोल भी नहीं होता है, सिर्फ एक लाइफ लाइट होती है और इन्हीं के लाइफ लाइट को कहा जाता है प्राइमर केओस स्पिरिट। और फिर जैसे कोई एक प्राइमर केओस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी में, उसकी सोल नेचुरली उसको एब्जॉर्ब करने लगती है और उसकी सोल भी स्लाइटली चेंज हो जाती है, जिसकी मदद से वो अपने यूनिवर्स स्पेस को मेल्ट करके बदल सकता है। यहाँ पे तभी लू फेंग को एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी मुड़कर लू फेंग देखता है तो वहाँ कोई और नहीं सैवेज रोंग जून होता है, जो कि मिड एयर में आकर लू फेंग से कहता है कि मैंने तुमसे कई दिनों से नहीं देखा, आखिर तुमने अपने क्या फैसला कर लिया कि क्या तुम यहाँ पर प्राइमर केओस बीस्ट के लिए आए हो हंटिंग करने के लिए। और अभी के मर्तबा वो भी यहाँ पे कहता है कि इस प्राइमर केओस बीस्ट में हम भी लोग गए थे, लेकिन हमने कुछ लोगों को इसने खो दिया है।
तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पे तुम्हारे लोग भी मारे गए। तो रोंग जुन कहता है कि हाँ, हमारा भी यही रिएक्शन हुआ था जब हमें ये पता चला कि हमारे बंदे भी इसमें मारे गए। और यहाँ पे वो कहता है कि इसमें जाना और इसमें हंटिंग करना बहुत ही हार्ड है। और उसने यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें उनकी बात याद है जहाँ पे जब हम यूनिवर्स शिप में थे और वहाँ के नाइट ने हमसे कुछ कहा था। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, मुझे याद है, यहाँ पे उस ग्रीन आर्मर पर्पल स्केल मैन ने कहा था कि मैं तुम 1000 जीनियसेस को यहाँ से भेज रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे अंडर हो। मैं तुमसे आशा करता हूँ कि 30 सालों में तुम लोग जिंदा होंगे। और यहाँ पे लू फेंग ने जब इसे सुना था तो लू फेंग ने ये गेस किया था कि यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी में थोड़ा सा खतरा होगा, लेकिन जब वहाँ पे पढ़ने आया इस सिटी में तो उसे यहाँ पूरी तरीके से सेफ था। फिर भी लू फेंग को नहीं समझ में आया था। और यहाँ पे फीलिंग ऐसी थी कि कोई भी बंदा आराम से सेकंड लैंड में आराम से स्टडी और ट्रेन कर सकता था और यहाँ पर एक दूसरे को मारना भी मना था। तो आखिर यहाँ पे कौन सा खतरा हो सकता है। लेकिन अभी के मर्तबा जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये खतरा उनके बारे में हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ पे वो कहता है रोंग जुन कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें केयरलेस नहीं होना है। यहाँ पे कई सारे बेस्ट है जो कि डील करना इतने आसान नहीं है। यहाँ पे 1000 जीनियसेस एक बार में आए थे और वो सारे अवार्ड किए थे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के साथ। और यहाँ पर तो लोएस्ट अमाउंट भी 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स थी और यहाँ पे उनके पास कई सारे पॉइंट्स थे जो कि उनके वैल्यूएबल थिंग्स से उन सबको यूज कर सकते थे। उनके पास भी ट्रम्प कार्ड्स थी लेकिन वो भी नहीं बच सके। अब यहाँ पे लू फेंग भी इन सबको बात सुनकर शौक हो रहा होता और कहता है कि उन सब के पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं था कि क्या उन सब बेस्ट को मार कर वहां से निकल सके। अब यहाँ पे रोंग जुन फिर से उससे बोलता है कि उनकी नंबर बहुत ही कम थी, उन्होंने अपने पावरफुल वेपन और एडवांस यूनिवर्स शिप को भी ले गए थे, लेकिन उनकी केयरलेस के कारण वो सराउंड हो गए और वो मारे गए पूरे एक ही झलक में। फिर वो कहता है कि लू फेंग, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ये रियलिटी है ना कि वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क। जैसे ही तुम मरोगे गेम ओवर हो जाए। तो ये सुनकर लू फेंग भी अपनी सांसें भरता है और यहाँ पे फिर रोंग जुन वहां से चला जाता है और लू फेंग के मन में ही रोंग जुन की बातें घूम रही होती है। और अब फिर वो स्टोन टेबलेट की ओर मुड़ जाता है और फैसला करता है कि उसे यहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं। और अब फिर सीन चेंज कर बताया जाता है कि इनकी सोल मेल्ड होती है इस यूनिवर्स में और यहाँ पे जितने भी बेस्ट होते हैं वो यूनिवर्स ओरिजिन लॉ को क्लियर और इजीली सी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक सेक्टर लॉर्ड बंदा भी यहाँ जाकर मर सकता है, लेकिन अभी के मर्तबा उसे यहाँ जाना ही होगा। और हमें बताया जाता है कि यहाँ के प्राइमर केओस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना एक ग्रेजुअल चेंज होता है और ये स्मॉल चेंज ही तुमको एक अनडाइंग सोल बना देती है। और अभी के मर्तबा जितने ज़्यादा तुम प्राइमर केओस स्पिरिट को एब्जॉर्ब करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सोल होती जाएगी। और अभी के मर्तबा हमें और भी चीज़ बताई जाती है इस प्राइमर केओस सिटी के बारे में कि यहाँ पर अनडाइंग बीइंग का जाना मना है और यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग रैंक पे बटी हुई होती है। और अब फिर हमें एक और नोटिस दिखाया जाता है कि इस प्राइमर केओस बीस्ट की इंटेलिजेंस बहुत ही लो है और यहाँ पर ये सेपरेटेड स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जिसमें 3 सिटी रीजन है। और यहाँ पे फर्स्ट रीजन के बारे में बताया जाता है कि ये सिटी के सबसे क्लोज है जो कि 2000 किलोमीटर एरिया में बटा हुआ है और इसमें सारी यूनिवर्सल लेवल प्राइमरी केओस बीस्ट मौजूद है और ये इंटरनल रीजन कहलाता है। वहीं पे हमें सेकेंड रीजन के बारे में बताया जाता है कि ये 2000 किलोमीटर दूर है जिसकी एरिया 10,000 किलोमीटर है और इसे मिडल रीजन कहा जाता है और इसमें के मौजूद बीस्ट वो सारे डोमेन लॉर्ड लेवल के हैं। वहीं पे हमें थर्ड रीजन के बारे में बताया जाता है जो कि आउटर मोस्ट रीजन होता है और यहाँ के जितने बीस्ट होते हैं वो जनरली सेक्टर लॉर्ड लेवल के बीस्ट हुआ करते हैं। और अब पे हमें और चीज बताई जाती है कि प्राइमरी केओस बीस्ट इनकी स्ट्रेंथ यूनिवर्सल लेवल से सेक्टर लॉर्ड के बीस्ट होती है और यहाँ पे ऐसे कई सारे बीस्ट होते हैं जो कि अनडाइंग बीइंग बन जाते हैं सेक्टर लॉर्ड से। इसी कारण यहाँ के प्राइमरी केओस के सिटी भी जितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं वो जाके उन सबको पहले ही मार देते। और यहाँ पे एक और चीज बताई जाती है कि मान लो यूनिवर्सल लेवल में कोई डोमेन लॉर्ड का बीस्ट आ गया तो वहां पर गए हुए वॉरियर्स को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उन सबको और भी पनपने नहीं देते और वहां पे सिर्फ यूनिवर्सल लेवल के ही होते और यहाँ पे अगर कोई डोमेन लॉर्ड का आ जाता है तो उसको भी मार दिया जाता है। और अब फिर लू फेंग के पास ऐसी कई सारी डिटेल्स होती है जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पे जिस रीजन का जाना होता है वहां पे उसके हायर लेवल के बंदे को जाना मना ही है। जैसे कि यूनिवर्सल लेवल में कोई सेक्टर लॉर्ड नहीं जानता है, सेक्टर लॉर्ड में कोई अनडाइंग बीइंग नहीं जा सकता है। और अब फिर ऐसे कई लंबे चौड़े और भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जिसे लू फेंग पढ़ लेता है और उसके पढ़ने के बाद लू फेंग साइलेंट हो जाता है और फिर बात कहती है कि
ये बहुत ज़्यादा न्यूरोचिंग है जो कि लेटर जेनरेशन के लिए अच्छी है। ये प्राइमर केओस बेस्ड ऑलरेडी सेपरेटेड ट्यून रीजन में, जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक उन सबको बांटा हुआ है और ये सब इसलिए किए गए हैं ताकि ये सब की जनरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके इन फाइट्स करके। और अब फिर यहाँ पे बवाता भी इस चीज़ की तारीफ करती है। अब फिर लू फेंग सोचता है कि प्राइमर केओस बेस्ड, मुझे इसको यूज करना होगा, मुझे इन सब पे मार कर एक बार देखना ही होगा। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ डार्क रेड आर्मर आ जाता है, जिसके ऊपर हेलमेट भी आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन आर्मर कवर हो जाती है। और अभी की मर्तबा उसकी आंखें ही सिर्फ दिखाई दे रही होती है और लू फेंग ये फैसला करता है कि चलो मैं प्राइमर केओस बेस्ड को जाकर मारूंगा, मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो कैसे हैं। और अब फिर लू फेंग अपने क्लाउड शटल पे बैठ के पीछे अपने गोल्डन रॉन्ग रड लेकर निकल जाता है। और अभी के मर्तबा हमें वहाँ के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे केओस एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है, जिसके कारण लू फेंग ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता। अर्थ पे होता लू फेंग तो 1000 ऑफ किलोमीटर तक आराम से देख सकता था, लेकिन अभी के मर्तबा वो ज़्यादा दूर नहीं देख सकता था। और अब फिर हमें उस वास्ट वेस्टलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे घास फूस हर जगह भरे हुए होते हैं और वहाँ पे ऐसे कई सारे एड्स प्लांट सब चीज़ वहाँ पे मौजूद थे जो कि उस केओस एनर्जी से मिले हुए थे। और यहाँ पे वो ऐसे प्लांट थे कि जिसे सड़ने के लिए भी छोड़ दिया जाए तो वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि उस केओस एनर्जी से उन सब की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी थी। और अब फिर लू फेंग केयरफुली मूव करने लगता है आंखें, और तभी लू फेंग वहाँ पे नोटिस करता है कि एक बंदा जो कि लोअर हेड करके चल रहा होता है, उसके सामने एक 3 मीटर एप लाइक बेइंग होता है जो कि एक बीस्ट होता है। और अभी के मर्तबा उसके पूरे शरीर पे फेस फर होता है जो कि बाल मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक वर्टिकल आई, ब्राउन आई, एक नाक, कोई भी कान और कोई भी ईयर्स नहीं होते और यहाँ पे उसके पीछे टेल भी होती है। वहाँ पे लू फेंग बवाता से पूछता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो बवाता कहती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पे प्राइमर केओस बेस्ड एक रियल यूनिवर्स में उनके अंदर से एनर्जी निकल रही है, लेकिन फिर भी मैं उन सबको नाप नहीं पा रही हूँ कि आखिर इसका लेवल क्या है। तो लू फेंग भी हामी भरता कि कोई नहीं, ठीक है। और अब फिर में उस एप लाइक बेस्ट को दिखाया जाता जो दूर से लू फेंग की तरफ बढ़ने आता है, क्योंकि उसने लू फेंग को देख लिया होता है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा और किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है। और अब फिर हमें उस बेस्ट को दिखाया जाता जो लू फेंग की तभी बढ़ता है, अपने हाथों को फैलाकर लू फेंग पे अटैक करने लगता है, लेकिन लू फेंग अपने डार्क क्लाउड शटल पे होता है, वो जैसे ही उसको आते हुए देखता है वो वहां से निकल जाता है। और अब फिर लू फेंग अपने 9 गोल्डन लाइट्स से उसकी ओर अटैक करता है जो कि उसके तरफ बढ़ता है। तो ये देखकर वो एप लाइक बेस्ट भी अपने टेल को होल्ड करते हुए वहां पे अपने इमेजेस को क्रिएट करता है और उसने 3 गोल्डन ब्लेड्स को डॉज कर लिया होता है। फिर से वो लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के 3 और गोल्डन ब्लेड्स उससे जाके टकराते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा वो फिर से नॉक हो जाते हैं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इसके बाद अपने हेवनली ब्लेड फॉर्मेशन को यूज करता है, जहाँ पे वो अपने सारे सराउंडिंग में गोल्डन एनर्जी रिपल करने लगती है। उसकी 9 ब्लेड्स फॉर्म होके एक ब्लेड डोमेन बना लेती है जो कि नया होता है हेवनली ब्रिज। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ और ये बेस्ट भी उसको अपनी तरफ आता देखकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ये महसूस हो जाता है कि उसकी तरफ जो आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है। और अभी के मर्तबा उसकी स्पीड नानसन आर्मर्स अटैक के बराबर होती है, वो आगे आगे नानसन आर्मर्स पीछे पीछे, लेकिन उसको पता चल जाता कि वो इसको ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने दोनों हाथ से उनको रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों में टकरार होती है, लेकिन अभी के मर्तबा में दिखाया जाता है कि उस बेस्ट की ठीक आर्म्स वो भी उस गोल्डन ब्लड से स्वेव हो जाती है और वहां पे उसकी लू फेंग की वो आर्म अटैक उसके आर्म को चीरते हुए, उसके सर को चीरते हुए वहीं पे मार देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एप लाइक बेस्ट वहीं पे मारा जाता है और इसके चारों तरफ गोल्डन ब्लड और फ्लेश होती है और वो जैसे ही मरता है उसमें से केओस एनर्जी निकलती है और वहां पे डार्क ग्रीन लाइट फ्लोट करने लगती है, जैसा कि लू फेंग ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा होता है। और अब फिर जैसे ही लू फेंग उस ग्रीन डार्क लाइट को देखता है वो कहता है कि तो क्या है, ये है प्राइमर केओस स्पिरिट। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिट एनर्जी को टच करता है, वहां पे वो स्पिरिट एनर्जी उसके स्पिरिट एनर्जी से मिलने लगता है और हमें बताया जाता है कि स्पिरिट एनर्जी एक मेंटल एनर्जी है और यहाँ पे जब एक स्पिरिट एनर्जी एक दूसरे से मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे में मिलने लगती हैं। और अभी के मर्तबा लू फेंग की वो स्पिरिट एनर्जी सीधे जाके उसके इंटरनल कोर में मिलने लगती है, क्योंकि अभी लू फेंग का 3 बॉडीज का ट्रू कोर उसका इंटरनल कोर होता है जो कि उसका बॉडी का सेंटर होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसको जैसे ही
एब्जॉर्ब करता है, वहाँ का सराउंडिंग और भी ज्यादा वॉलेंटरी ट्रेमल करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे लू फेंग उस बीस्ट को मारा होता है वहाँ पे ऐसे कई सारे और बीस्ट आ चुके होते हैं जो कि वैसे ही एप लाइक बीस्ट होते हैं। वो जल्दी से आके लू फेंग पे अटैक करने लगे और वहाँ की संख्या कम से कम सैकड़ों की तो जरूर ही होगी और वहाँ की सारी की एनर्जी एक जैसी थी, मतलब ये कि वो इसके जैसी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये देख के लू फेंग कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और लू फेंग सोचता है कि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उस पिरामिड ऑटोमन शिप को निकाल लिया होता है जो कि उसको बचाने के लिए होता है। लेकिन अभी के मर्तबा उस प्राइमी केओस बीस्ट की स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन लू फेंग अपने डार्क रेड वाइन जो कि लू फेंग की सरफेस पे लगी होती है जो कि क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन होती है, वो अपने फेस एक्सटेंड करके उस बीस्ट के लीडर पे अटैक करता है, जिसके कारण वो लीडर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से खून भी निकलता है, लेकिन वो मरता नहीं है। अब इसी मौका को देख कर लू फेंग उस ऑटोमन शिप में निकल जाता है और वहां के कैबिन को बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रुप ऑफ बीस्ट उस ऑटोमन शिप के वॉल्स पे अटैक करने लगती है। लेकिन अभी के मर्तबा वो ऑटोमन शिप एक ई ग्रेड शिप होती है और यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल 9 भी आ जाए तो उस पर एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकती। और अब फिर लू फेंग उसके अंदर जाके बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं समझा कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीनियसेस आए थे, उनके पास सेफ्टी थी लेकिन उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ थी, यहाँ पे उनके पास पावरफुल लेजर भी थे, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे मारे। और फिर लू फेंग कहता है कि अगर मेरे पास ऑटोमन शिप नहीं होता और मेरे पास क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन नहीं होता तो फिर भी उनसे बचना बहुत ही मुश्किल होता। और अब फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे प्राइमर के उस बीस्ट का हंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगा। और अभी के मर्तबा में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे और भी सारे वो बीस्ट आने लगते हैं उनके हाउल करने की वजह से। और अब फिर हमें उस प्राइमरी केओस सिटी के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का पिरामिड ऑटोमन शिप वहाँ पे आ चुका होता है। लू फेंग अपने उस शिप को रख लेता है और अब फिर लू फेंग अपने सिटी की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग के उस ऑटोमन शिप को कई लोग देखते हैं लेकिन उसके बारे में कोई केयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड में तो वहाँ पर ऑटोमन शिप बहुत ज्यादा रेयर और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। लेकिन वहीं पे बात करें प्राइमरी केओस सिटी में तो यहाँ सैक्रेड लैंड है जहाँ पे पूरी ह्यूमैनिटी जो कि यूनिवर्स में मौजूद है, यहाँ तक कि अनडाइंग बीइंग भी यहाँ पे है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे अनडाइंग बीइंग हैं जिनकी वेल्थ हुआन बो जो कि लू फेंग के मास्टर उनसे कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पे एक ऑटोमन शिप होना बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए लू फेंग के उस ऑटोमन शिप पे कोई भी ध्यान नहीं देता। या फिर लू फेंग अपने बालकनी में चला जाता है और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस कोड को अपने प्राइमरी केओस स्पीड को फील कर पाता जो कि उसने उस बीस्ट को मार के अपने अंदर एब्जॉर्ब की होती है। या फिर लू फेंग अपने सोल एसेंस में जाता है जहाँ पे एक पूरा का पूरा गैलेक्सी होता है। और अभी की मर्तबा लू फेंग अपने इंटरनल वर्ल्ड में गया होता है और वहाँ पे टोटल 8 स्पाइरल आर्म होती है। वहीं पे अभी लू फेंग यूनिवर्सल लेवल 1 पे आ चुका था और उसके बीच में एक गैलेक्सी जिसके अंदर एक ब्लैक डोमेन होता है, वो टीनी ब्लैक होल जैसा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है यूनिवर्सल लेवल 9 पे और उसकी कोर सोल भी वो भी यूनिवर्सल लेवल 9 पे आ चुकी है। इसी कारण लू फेंग का सोल एसेंस वो भी रीच हो चुका है यूनिवर्सल लेवल 9 पे, इसलिए उसके चारों तरफ 8 स्पायर आर्म्स घूम रही होती है। उसके बीच में एक ब्लैक होल होता है। फिर हमें उस सेंटर ब्लैक होल को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ 8 मिनी ब्लैक होल्स होते हैं और ये सारे फॉर्मेशन होते हैं जहाँ पे 9 मिनी ब्लैक होल्स दिखाते हैं कि ये बंदा यूनिवर्सल लेवल 9 का, अगर वहाँ पे 8 होता है तो यूनिवर्सल लेवल 8 का। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्रेक थ्रू करने के लिए यूनिवर्सल लेवल 9 से डोमेन लॉर्ड लेवल में जाने थे तो यहाँ पे वो 9 ब्लैक सोल को कंप्लीटली स्वैलो करके एक गैलेक्सी बनाना होता है जो कि एक एब्सोल्यूट चेंज होता है। अब ऐसा समझ लो कि उस 9 ब्लैक होल को मिलकर एक ब्लैक होल बनना होता है, इसी कारण वो इवॉल्व होके अपने डोमेन लॉर्ड में आ सकता है। यहाँ पे ये चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का सेंटर ब्लैक होल वो अपने चारों तरफ गैलेक्सी को फॉर्म कर रहा होता है। अभी के मर्तबा वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि लू फेंग ने उस स्पिरिट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होता है। और लू फेंग अपनी आंखों को बंद करके कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और अभी के मर्तबा वो अपनी आंखों को बंद करके वहाँ के ओरिजिन लॉ रिपल को फीलिंग करने लगता है। और यहाँ पे रिपल के फीलिंग के मामले में गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने अंदर गोल्ड ओरिजिन लॉ को बड़ी अच्छे से फील कर पा रहा था। वहीं पे मोसा क्लैन वो अपने स्पेस ओरिजिन लॉ को अच्छे से फील कर पा रहा था। वहीं पे लू फेंग के अर्थ बॉडी वो दोनों के रिपल्स को फील कर पा रहा था।
लेकिन वो दोनों थोड़ी ब्लरी टाइप के थे और यहाँ पे उसके चारों तरफ हेवी मिस्ट भी थी। और अभी के मर्तबा लू फेंग एक्साइटमेंट में कहता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमें लू फेंग के इंटरनल स्पेस वास्ट गोल्डन कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक माउंटेन जैसा गोल्डन हॉर्न बीस्ट होता है और वो ऊपर अपने सर को उठाकर हैप्पी से हाउल करता है। और हमें ब्लैक क्लॉथ लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं मोसा क्लैन की बॉडी होती है। अभी के मर्तबा वो अपने 1000 इमेजेस को प्रोड्यूस कर पा रहा था और अभी लू फेंग कहता है कि ये सारे बहुत ही इम्प्रूव हुए हैं। और अभी के मर्तबा यहाँ पे तीनों बॉडीज अपने ओरिजिन रॉ के लिपल को क्लियरली फील कर पा रही थी। और अभी हमें और भी चीजें बताई जाती है और फिर हमें मोसा क्लैन के बारे में बताई जाती है कि यहाँ पे 10,081 सरफेस क्रिस्टल है और यहाँ पे कई सारे गोल्डन इनकार्वर रिपलिंग्स भी बनी हुई है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल स्पेस लॉ के साथ कम्युनिकेट करती है। और अभी के मर्तबा में एक और चीज बताई जाती है कि इन तीनों की बॉडीज का एक सोल कोर है। और यहाँ पे आपको तो इन सब के बारे में पता ही होगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे एक सोल कोर पढ़ेंगे वैसे वैसे तीनों बॉडीज अपने आप ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे लू फेंग की अर्थ बॉडी की कॉन्शियसनेस और स्पीड भी चेंज होगी, तो गोल्डन हॉर्न बेस्ट और मोसा क्लैन की लाइफ क्रिस्टल भी चेंज होगी। लेकिन अभी के मर्तबा वो ऐसे थे जिसकी कोर सोल एक दूसरे से शेयर की हुई। और फिर हमें यहाँ पे एक मेन बात बताई जाती है कि यहाँ पे उनके तीनों बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गए, उनके कोर सही सलामत होंगे तो फिर से अपने बॉडी को रिबिल्ड कर सकते हैं जब तक कि उनका कोर सही सलामत होगा। लेकिन अभी के मर्तबा उनके तीनों बॉडीज क्यों ना जिंदा हो, लेकिन अगर उनके इंटरनल कोर डैमेज हो गए तो वहाँ पे वो कितने ही दूर क्यों ना हो, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लाइट ईयर क्यों ना दूर हो, वो उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। और यही लू फेंग के लाइफ का सबसे बड़ा खतरा होता है। या फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये अच्छा हुआ कि मेरा स्पिरिट अभी इवॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे प्राइमरी क्यूरियोसिटी ये बहुत ही अच्छा कहता है कि मेरी स्टूडेंट लेवल से सेक्टर लॉर्ड लेवल तक ये सोल बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती गई है। लेकिन अभी के मर्तबा उसकी एसेंस इवॉल्व नहीं हुई है। अब यहाँ पे सोल और एसेंस दोनों अलग होती हैं। जैसे जैसे लेवल अप होता है वैसे सोल स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एसेंस को स्ट्रॉन्ग होने के लिए लू फेंग को अनडाइंग बेंग बनना पड़ेगा, जिसमें कि उसकी एसेंस भी बदल जाएगी। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे इसे करना होगा लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए चलो मैं इसको करके ही रहूंगा। और अब फिर लू फेंग ऐसे ही कई सारी चीजें बोलता है, इसको भी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। और अब फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक ग्रास पैच में एक डिस्टेंस बीच को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसकी बॉडी 30 मीटर लॉन्ग होती है, उसकी हिली स्लोली मूविंग होती है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके सर पे 2 कर्व हॉर्न होती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। लू फेंग कहता है कि उसकी ऑरा से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं फर्स्ट बीस्ट से लड़ा हूँ, ये उससे कम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। फिर लू फेंग अपने हेवनली ब्लेड फॉर्मेशन को ले लेता है जिसमें कि 81 बीम्स ऑफ गोल्डन लाइट होती है और वहाँ पे 9 स्वाइफ्टली कंबाइन होती है उससे। और फिर लू फेंग उसी को लेकर उस प्राइमरी केओस बीस्ट के हेड पे अटैक करने लगता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग उस बीस्ट को अपने हेवनली ब्लेड फॉर्मेशन से मार पाता या फिर नहीं, या फिर लू फेंग को वो परेशानी में डालने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।